कभी एक वक्त था जब रात के 8 बजते ही हर घर में बीबीसी सैरबीन की आवाज गूंजती थी। बीबीसी पाकिस्तान से मैं हूं साइमा अली। बीबीसी उर्दू शाम 4 बजे की खबरें। बीबीसी पाकिस्तान से मैं हूं अहमद रजा। हमने इसी आवाज के साथ आंख खोली और इसी से दुनिया को समझना सीखा। हालत हज़रा के प्रोग्राम सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का आदाब। हालत हज़रा के प्रोग्राम में आज आप सिर्फ अमेरिका को नहीं चीन को भी देखेंगे और सुनेंगे। सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, अमेरिका और ईरान को भी देखेंगे और सुनेंगे। यही नहीं बल्कि इंडिया और अमेरिका को भी देखेंगे कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। फिर एक दिन वो आवाज खामोश हो गई। बीबीसी उर्दू शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर अपनी रेडियो नशरियात सैरबीन आज 31 दिसंबर से बंद कर रहा है। सामे का सवाल, ये क्यों बंद हो रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। हम देहात के रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कितने लोग परेशान हो गए जनाब, ये काम मत कीजिए। मगर हमने तय किया कि ये खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। यूं पैदा हुआ जीबीसी सैरबीन। हालाते हाजरा के प्रोग्राम सीबीसी सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी, काबुल और कंधार में मुबैना फजाई हमले, 48 घंटे की जंग बंदी का ऐलान। I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said I'll have to wait till I get back. I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. I have my doubts कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि इंडिया रूसी तेल की खरीदारी तर्क करने पर तैयार है। अब चीन को भी ऐसा करने पर आमादा करना है। But it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the fourth year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. गजा में जंग बंदी के बाद नया सियासी बहरान। हमास के बाद हुकूमत किसके हाथ में जाएगी? गजा में 2007 से हमास का कंट्रोल है, लेकिन नई डील के मुताबिक उन्हें अपनी हुकूमत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन किसके हक में? हमास की जगह कौन लेगा? इन सवालों का अब तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल पाया। पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के लिए वफाक से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन और अमान के हवाले से इजलास में बड़े फैसले। नफरत फैलाने वाली इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। दरियाए चिनाब पर 313 अरब रुपए मालियत के इंडियन आबी मंसूबे की माहौलियाती मंजूरी। जानिए इस मंसूबे के पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं। और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनैर में सैलाब के 2 माह बाद भी मसाइल और सदमे बरकरार। ये जो आवाज़ें आ रही थी पत्थरों की, तो इससे सारे गांव हिल रहा था। जब मेरी अम्मा बाहर की तरफ भागी, मेरे 2 छोटे भाई भी उसके तरफ भागे, तो पानी मेरे अम्मा को बहा कर ले जा रही थी। दोनों भाइयों ने इसको बचाने की कोशिश की, मेरे भाई भी पानी में बह गए। जानिए उन ममालिक के बारे में जहाँ चूहे न सिर्फ खाए जाते हैं बल्कि जहेज का हिस्सा भी बनते हैं। सोचिए अगर आपको शादी के मौके पर तोहफे में चूहे मिले। जी हाँ, चूहे, वही जिन्हें बहुत से लोग आमतौर पर बीमारी या गंदगी से रिलेट करते हैं। लेकिन शुमाल मगरबी इंडिया के एक गांव में एक ऐसा कबीला है जहां चूहों की बहुत वैल्यू है। भारत में ट्रक मैकेनिक मनमोहन सिंह ने 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली। ढोल की थाप पर भंगड़ा, ये मनमोहन सिंह का खानदान है जो जश्न मना रहा है। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। और ये भी जानिए कि बन्नू हमले में साथी की ढाल बनने वाला SSG कमांडो कौन था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में कायम एक फौजी मरकज पर 2 सितंबर 2025 की सुबह शिद्दत पसंदों ने हमला किया। कुछ दिन बाद उसकी एक फुटेज वायरल हुई जिसमें एक फौजी हमलावरों से मुकाबला करते हुए अपने एक जख्मी साथी को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। इसके अलावा दीगर खबरें और मौज़ूआत भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
पाकिस्तान के सरकारी ज़राए अबलाग ने अस्करी ज़राए के हवाले से तस्दीक की है कि पाकिस्तानी अफवाज ने अफगानिस्तान के अंदर अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। PTV के मुताबिक तमाम अहदाफ को बारीक बीनी से मुंतखब करके तबाह किया गया, जबकि सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है, जिसका निफाज कल शाम 6 बजे से हो गया है। ताहम दोनों मुमालिक ने जंग बंदी की दरख्वास्त की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि अफगानिस्तान के शहर स्पिन बोल्दक में तालिबान के सिक्योरिटी कंपाउंड को नुमाया नुकसान पहुंचाया गया है। BBC ने तस्दीक की है कि ये इमारतें तालिबान फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल थीं और 12 अक्टूबर के बाद तबाही का शिकार हुई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी 2 जोरदार धमाकों की इतलात मिली हैं। तालिबान हुकाम ने तस्दीक की कि इन धमाकों के नतीजे में 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। ताहम तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि ये धमाके एक ऑयल टैंकर के फटने से हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक TV प्रोग्राम में तस्दीक की कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अफवाज ने हमले किए हैं। ताहम उन्होंने मज़ीद तफसील देने से गुरेज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में कार्रवाई करने की सलाहियत मौजूद है। देखिए, मैं कोई स्पेसिफिक के सिलसिले में नहीं बात करूंगा, उससे ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहूँगा, लेकिन एक बात यह है कि हम वी हैव द राइट एंड वी हैव द कैपेबिलिटी to bomb or attack any part of Afghanistan. बिल्कुल अल्लाह के फजल से जो है हमें बिल्कुल इस चीज़ की मुकम्मल जो है वो हमारी इस वक्त जो है कैपेबिलिटी है कि हम उनको अटैक कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर उन्होंने ये जो जंग जो है इसको बढ़ाया या इसका फैलाव किया, इसका जो रेडियस जो है उसको वाइडन किया, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम अपनी पूरी ताकत के साथ उनको जवाब। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं और इल्ज़ाम आयद किया कि अफगानिस्तान दरअसल इंडिया की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उनके बकौल तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP अब एक ही फ्रेंचाइज बन चुके हैं। वजीर दिफा ने यह भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी चंद दोस्त मुमालिक की मुदाखलत से मुमकिन हुई है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं कि ये जंग बंदी ज्यादा देर तक कायम रह सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तनाज़े में सालसी का किरदार अदा करना चाहें तो पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होगा। I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said I'll have to wait till I get back. I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. And it's an honor to do it. I saved millions of lives. पाकिस्तानी फौज और अफगान तालिबान के दरमियान सरहदों पर झड़पों से अब तक क्या नुकसान हुआ है, जानिए हमारे साथी अजीजुल्लाह खान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर झड़पें हुई हैं और ये झड़पें फिर एक मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलने वाली सरहद पर भी हुई है और उधर बलूचिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की सरहद मिलती है वहाँ पर भी ये झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में जानी नुकसान के भी दावे किए गए हैं। पहले जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो कुरम के मकाम पर सरहद मिलती है कि वहाँ पर क्या हुआ है। जो मकामी वहाँ पे एक मलिक हैं, मलिक इनायत, उन्होंने बताया है कि वो इस वक्त 0 पॉइंट पर लोअर कुरम के इलाके में है, अफगानिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि वो कल 7 बजे से वहाँ पे धमाके शुरू हुए और इसमें मुख्तलिफ किस्म के हल्के और भारी हथियारों के जो धमाकों की आवाज़ें थीं ये सुनाई दी जा रही थी और उसके बाद ये कोई जो सिलसिला था ये कोई 9 साढ़े 9 बजे तक जारी रहा। उसके बाद खामोशी हो गई और उन्होंने कहा कि क्योंकि रात का वक्त था तो नुकसान की कोई इतला नहीं मिल रही थी। आज सुबह भी हमने वहाँ पे कुरम में मालूम किया, जो अस्पताल से भी मालूम किया तो वहाँ पर कोई ऐसे जख्मियों को नहीं लाया गया था। इनमें हमने पाड़ा चिनार के अस्पताल के डॉक्टरों से भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा है कि वो मुसलसल तैयार थे कि जो ये कार्रवाई शुरू हुई लेकिन कोई जख्मी उनके पास नहीं लाए गए। जो ज़्यादा नुकसान की इतलात मिल रही हैं वो हमें बलूचिस्तान में चमन और अफगानिस्तान के इलाके जो स्पिन
बोल्दक के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ पर जो क्लैशेज हुई हैं उस हवाले से मिल रही हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों जानिब से जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है। क्वेटा से हमारे साथी मोहम्मद काजिम ने हमें बताया है कि वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं और ये स्पिन बोल्दक जो अफगानिस्तान का इलाका है और ये चमन के दरमियान इसमें दो बंदी के मकाम पर भी झड़पें हुई हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि दोनों जानिब से जानी नुकसानात के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो चमन हस्पताल है वहाँ पर जो डॉक्टरों ने बताया कि 4 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से 2 को उन्होंने तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया था। इसमें कोई सिक्योरिटी एहलकारों को अस्पताल नहीं लाया गया था। इस दौरान पाकिस्तान में जो फौज के ताल्लुकात आमा का शोबा है ISPR की जानिब से एक बयान जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल वहाँ पे पाकिस्तान के इलाकों में हमले किए गए, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की है और उन पर जो अफगानिस्तान की साइड पे जो अफगान तालिबान हैं उनका भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने इसमें यह कहा है कि उनमें इसमें 15 से 20 अफराद जो हैं अफगानिस्तान की तरफ से हलाक हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बलोचिस्तान के मकाम पर जो सरहदें मिलती हैं यहाँ पे 4 जगहों पर उन्होंने हमले किए हैं। ISPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा है कि जो कल रात कुर्रम में जो हमले हुए हैं उसमें भी अफगान फोर्सेस का जानी नुकसान हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने अफगानिस्तान की जो चौकियां हैं और उसके अलावा उनके टैंक हैं उनको निशाना बनाया गया है। इस बारे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के एक रहनुमा सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से कोई हमला नहीं किया गया और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जब पक्तिका में फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई और वहाँ पर हमला किया गया तो उसके बाद अफगानिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है। इस दौरान अफगानिस्तान की जानिब से भी जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट में ये कहा है कि जो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है उसमें उनके जो 12 शहरी हैं वो हलाक हुए हैं, कोई 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब तक जो इस वक्त सारी ये सूरत हाल बनी हुई है इस हवाले से वहाँ पर कशीदगी अब भी पाई जाती है और ये कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है ये अब तक कोई नॉर्मलाइज नहीं हुई, बल्कि ये वहाँ पर जो एक कशीदगी है उसकी सूरत हाल अब भी मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी बंद करने पर रजामंदी जाहिर की है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन में जंग के खात्मे की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर क्रेमलिन पर मुआशी दबाव डालना चाहता है। ट्रंप ने नामानिगारों को बताया कि उन्हें मोदी की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि इंडिया जल्द ही अपनी खरीदारी रोक देगा। ताहम वाशिंगटन DC में इंडियन सफारतखाने के तर्जुमान ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। अमेरिकी सदर ने अपनी तजारती जंग में इंडिया की रूसी तेल की खरीदारी को दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नई दिल्ली ने इसकी मुखालफत की, जिससे सफारती कशीदगी पैदा हो गई। तेल और गैस रूस की सबसे बड़ी बरामदात हैं और मॉस्को के सबसे बड़े सार्फिन में चीन, इंडिया और तुर्की शामिल हैं। ट्रंप ने बुध के रोज ओवल ऑफिस में कहा कि अब मुझे चीन को भी ऐसा करने के लिए आमादा करना होगा। ट्रंप इंतजामिया ने इंडिया से आने वाली अशिया पर 50% महसूलात आयद की हुई हैं, जिसे ट्रंप ने रूसी तेल और असला खरीदने पर नई दिल्ली के खिलाफ सजा करार दिया है। महसूलात जो अगस्त में नाफिज हुए थे और दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, उनमें रूस के साथ लेन देन के लिए 25% जुर्माना शामिल है, जो यूक्रेन में उसकी जंग के लिए फंड्स का एक अहम जरिया है। मोदी कई महीनों से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे हैं। उनकी दलील थी कि रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके मुल्क के ताल्लुकात के बावजूद इंडिया रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। इंडियन हुकाम ने अमेरिका और यूरोप में रूस के साथ जारी तजारत का हवाला देते हुए ट्रंप इंतजामिया के उन इल्ज़ामात को दोहरा मयार करार दिया है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में रूस की जंग से दिल्ली को फायदा होता है। इंडिया अपनी मईशत को सहारा देने के लिए रूसी खाम तेल पर इन्हिसार करता है, जिसे दिल्ली रियायती कीमत पर खरीद रहा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। रूसी तेल के तनाज़े ने ट्रंप और मोदी के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर दी है। हालांकि अमेरिकी सदर ने बुध के रोज इंडियन रहनुमा को अजीम आदमी करार दिया था। मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि उन्होंने ट्रंप से बात की है और तिजारती मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंग बंदी के बाद खित्ते के मुस्तकबिल के बारे में नए सवालात जन्म ले चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा अमन मुआहदे के मुताबिक हमास को अपने हथियार डालने और इक़्तिदार छोड़ने की शर्त तस्लीम करना होगी
تاہم اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حماس حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے تو غزہ کی انتظامیہ کون سنبھالے گا؟ کیا یہ اختیار فلسطینی اتھارٹی کے پاس جائے گا یا کوئی نیا عبوری سیٹ اپ قائم کیا جائے گا؟ انہی سوالات پر مبنی ایک خصوصی رپورٹ میں بی بی سی کے نامہ نگار فرینک گارنر نے خطے کی سیاسی صورتحال اور ممکنہ مستقبل کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے۔ رپورٹ سنیے علی کاظمی سے۔ یہ غزہ کے تازہ ترین مناظر ہیں جہاں پر اکثر عمارتیں اب منہدم ہو چکی ہیں اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک بہت بڑے پروگرام کی ضرورت پڑے گی۔ بی بی سی کے سیکیورٹی ایکسپرٹ فرینک گارنر کے مطابق غزہ کے رہائشیوں کے لیے اب سب سے پریشان کن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کی نئی ڈیل کے بعد کیا وہ بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے؟ ویسے تو صدر ٹرمپ اپنی حالیہ تقریروں میں مشرق وسطیٰ میں امن کے بارے میں بہت پر امید نظر آتے ہیں۔ آن گراؤنڈ ریالٹی اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے۔ غزہ میں 2007 سے حماس کا کنٹرول ہے، لیکن نئی ڈیل کے مطابق انہیں اپنی حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ لیکن کس کے حق میں؟ حماس کی جگہ کون لے گا؟ ان سوالوں کا اب تک کوئی واضح جواب نہیں مل پایا۔ جو بات واضح ہے وہ یہ کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے سیکیورٹی صورتحال میں بہتری بہت ضروری ہے، اور جہاں ایک طرف امید کی جا رہی ہے کہ اسرائیل اور حماس ٹرمپ کے دباؤ کی وجہ سے اس نئی ڈیل پر قائم رہیں گے، وہاں دوسری طرف ایسے بہت سے عناصر بھی ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی وقت اس ڈیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ فرض کر بھی لیں کہ غزہ میں اب امن قائم رہے گا، تو اس کے باوجود غرب اردن کا مسئلہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو اس خطے میں فلسطینی ریاست کے قیام کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسرائیل اس منصوبے کے خلاف ہے اور وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے غرب اردن کے بہت سے علاقوں میں پہلے ہی در اندازی کر چکا ہے۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کا ماننا یہ بھی ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو اس کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے بغیر اس تنازع کا حل بہت مشکل ہے، جس کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ناممکن ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP پر پابندی عائد کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے باضابطہ سفارش کی جائے گی۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے امن و امان کے اجلاس میں کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات وزیر اعلیٰ کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ کے ذریعے جاری کی گئیں۔ اعلامیہ کے مطابق صوبے میں نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کے احکامات دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس افسران کی ہلاکت اور سرکاری املاک کے نقصان کے واقعات میں ملوث رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ TLP کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ جماعت کی جائیدادیں محکمہ اوقاف کے حوالے کی جائیں گی اور پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ مزید برآں نفرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے اور TLP کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی کی تجویز سامنے آئی ہو۔ اس سے قبل اپریل 2021 میں PTI حکومت نے بھی پرتشدد مظاہروں کے بعد تنظیم پر انسداد دہشت گردی قانون 1997 کے تحت پابندی عائد کی تھی، تاہم بعد میں ایک معاہدے کے نتیجے میں یہ پابندی ختم کر دی گئی تھی۔ قانونی ماہرین کے مطابق وفاقی حکومت شک 11B کے تحت جماعت پر پابندی لگا سکتی ہے، جس کے لیے کابینہ کی منظوری اور سپریم کورٹ میں ریفرنس ضروری ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے بانی خادم حسین رضوی تھے، جنہوں نے 2017 میں جماعت کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سعد رضوی کو نیا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں TLP نے 4 صوبوں سے امیدوار کھڑے کیے اور 2 نشستیں سندھ اسمبلی میں حاصل کیں، جبکہ قومی سطح پر ووٹوں کے لحاظ سے یہ 5ویں بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ تحریک لبیک آج بھی سوشل میڈیا پر فعال ہے، جہاں اس کے مختلف اکاؤنٹس اور YouTube چینل کے ذریعے عوامی رابطہ، فنڈ ریزنگ اور نظریاتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ انڈیا نے جموں و کشمیر کے ضلع رمبان میں 1856 میگا واٹ ساول کوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو مالیاتی منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ 313 ارب روپے مالیت کا ہے اور دریائے چناب پر انڈیا کے سب سے بڑے آبی منصوبوں میں سے ایک سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستانی ماہرین کے مطابق سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے دوران ایسے منصوبے پاکستان کے لیے خطرناک اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔
क्योंकि इंडिया पानी को बतौर आबी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर शराज मेमन ने खदशा जाहिर किया है कि इंडिया 10 से 15 साल तक मुआहदे को मुअत्तल रखकर उन मंसूबों की तामीर मुकम्मल करना चाहता है जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी और मुआशी नुकसान का बाइस बन सकता है। दूसरी जानब इंडियन माहिरीन का कहना है कि यह मनसूबा तवानाई में खुद कफालत और जम्मू व कश्मीर की सनती तरक्की के लिए अहम है और पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा जब तक इसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में आने वाले तबाहकुन सैलाब को 2 माह गुजर चुके हैं, मगर मुतासरीन का कहना है कि उनके लिए ज़िंदगी अभी तक रुक सी गई है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि सैलाब के फ़ौरन बाद हुकूमती इदारों और इमदादी तंजीमों की जानिब से काफ़ी तवज्जो दी जाती रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो अकेले छोड़ दिए गए हैं। सैलाब ने न सिर्फ सैकड़ों घर तबाह किए बल्कि दर्जनों कारोबार, ज़री ज़मीनें और माल मवेशियों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। मुतासिरीन के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी खो दी है और अब रोज़गार के ज़राए भी महदूद हो चुके हैं। मज़ीद तफसील किरण फातिमा की इस रिपोर्ट में। ये जो आवाज़ें आ रही थी पत्थरों की, तो इससे सारे गांव हिल रहा था। जब मेरी अम्मा बाहर की तरफ भागी, मेरे 2 छोटे भाई भी उसके तरफ भागे, तो पानी मेरे अम्मा को बहा कर ले जा रही थी। दोनों भाइयों ने इसको बचाने की कोशिश की, मेरे भाई भी पानी में बह गए। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश की, मैं भी उस पानी में बह गया। रूहुल अमीन बुनेर में बेशुनाई से ताल्लुक़ रखते हैं। 15 अगस्त की सुबह वो अपने घर पर थे जब अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ और वादी में सैलाब आ गया। उन्हें पानी का रेला अपने साथ तकरीबन 2 किलोमीटर तक बहा कर ले गया। मैं पानी के अंदर बह रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। यहाँ पर मैं पत्थरों के बीच में फंसा हुआ था। तकरीबन मैंने 30-35 लाशें देखी है, अपनी अम्मा को और अपने भाइयों को ढूंढते हुए। मेरे एक अंकल ने उन लोगों को बचाया हुआ था। तकरीबन 4-5 घंटे बाद हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। मेरे अम्मा और दोनों भाइयों को भी मैंने जब देखा मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन गांव में एक मातम सा था। बेशुनाई गांव से हमने पहाड़ों के ऊपर टांटा का रुख किया। टांटा बुनेर के पहाड़ों की चोटी पर एक गांव है। इन्हीं पहाड़ों पर 15 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके बाद नीचे वादियों में सैलाब आ गया। सैलाबी पानी का रेला अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले गया। एक सबसे ज़्यादा जो हमारा ज़रूरत है रोड के, क्योंकि हमारा जो बीमार बन जाता है वो हम यहाँ से उठा के कंधों पे जब हॉस्पिटल तक हम लेके जाते हैं, डगर या पीर बाबा हॉस्पिटल तक, वो रास्ते में मर चुका होता है। मैं खुद ही यहाँ से गाड़ी चलाता हूँ। मैंने एक मरीज़ उठाया यहाँ से, तो आधे रास्ते में जो है ना उनका बच्चा जो है ना वो फौत हो गया था। इस इलाके तक रसाई खासी मुश्किल है। सैलाब आने से पहले यहाँ 3 सड़कें जाती थीं, लेकिन अब सिर्फ एक कच्ची सड़क बाकी है और इस पर आम गाड़ियाँ सफ़र नहीं कर सकती। कंधे पर हम लोग सामान लेके आते हैं वहाँ से। तकरीबन पहला 2 घंटा लगता था, जब रोड सही था, ख़राब हो गया। अभी 4 घंटे में हम नहीं आ सकते। नीचे गांव में ऐसे भी ख़ानदान हैं जिनमें एक ही ख़ानदान के 35 जबकि एक और के 18 लोग फौत हो गए और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब भी लापता हैं। वो 84 शुहदा अभी भी उस मंज़र जो है ना वो हमारे कानों के अंदर है। वो चीखों पुकार, वो बच्चों की, वो औरतों की, वो यहाँ पे एक इमरजेंसी सूरत हाल, वो यहाँ लाशों को उठाना, वो यहाँ ज़ख्मियों को अस्पताल में पहुँचाना। हमने एक रेला देखा है, वो अपने साथ दरख्तों को उखाड़ के ले आए थे, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को ले आए थे। वो घरों को इसी तरह बहा के ले जाते थे कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। दिन को तो फिर भी हम आगे पीछे चीज़ों में बिज़ी होते हैं। रात को या शाम को जब हम घर वापस लौटते हैं ना, तो वो बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं, वो बच्चे जिनकी माएँ नहीं हैं, वो माएँ जिनके ख़ावंद नहीं हैं, वो माएँ जिनके बच्चे नहीं हैं, तो एक दूसरे को देखते हैं। और इन वादियों में पानी के रास्ते में जितने घर आए वो या तो बह गए या पत्थरों के नीचे ही दब गए, और जो बच गए हैं वो अब रहने के काबिल नहीं। आगे सर्दी आ रही है और बच्चे हम मुख्तलिफ रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हैं। मैं ख़ुद मामू के घर हूँ, कभी चचा के घर हूँ, मेरे बच्चे इधर होते हैं, कभी उधर ही होते हैं। यहाँ पे तो फलाही इदारे कर रहे हैं, 2 कमरे शेल्टर दे रहे हैं, उस पे तो यहाँ पे लोगों का गुजारा नहीं होता। यहाँ पे जॉइंट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है।
ایک ایک گھر میں 15-20 تک لوگ جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں. یہاں کے مقامی لوگوں کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو انتظام آیا وہ نیچے تک آیا قدر نگر تک، اوپر اس ٹانٹے کا وزٹ اس نے نہیں کیا. موجودہ حکومت جو ہے اس سے یہ مطالبہ ہے کہ فوراً ٹانٹے کا وزٹ کرے، یہاں کا جو ہے نا حالات دیکھیں. آپ یہاں پر راشن پہنچانا بھی مشکل ہے، لوگوں کا اگر مریض ہوا تو وہ بھی مشکل ہے، نہیں پہنچا سکتے. گورنمنٹ کی طرف سے اس ٹائم مشکل تھوڑی سی یہ ہو رہی ہے کہ 2 مہینے ہونے کو کوئی میگا پروجیکٹ ابھی تک لانچ نہیں ہوا، اور ایشوز تو ظاہری بات ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، گھر بنا کے دینے. کچھ ہمارے پاس INGOs اور NGOs ہیں، کچھ انہوں نے وعدے کیے ہیں، کچھ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا فنڈز دے رہی ہے ان لوگوں کے لیے. تو ابھی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کی گھروں کی آباد کاری ہے، کیونکہ اگلے مہینے سے یہاں پہ سردیاں شروع ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ گھر تھے ہمارے وہ جو اس میں ڈیمیج ہوئی ہیں فلی، تو ان جگہ پہ اب گھر بنانا ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی حکومت نہیں دے گی، کیونکہ وہ اب بالکل ندی کے روپ اختیار کر گئی وہ جگہ. روڈ، گھر، جانی نقصان اور مال مویشی بہہ جانے کے علاوہ یہاں کاروبار بھی شدید متاثر ہوئے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ سب کے بعد اب ان کی زندگی رک سی گئی ہے. انہیں اب مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی ہے، لیکن انہیں یہ سوال بھی درپیش ہے کہ وہ اب مستقبل کے بارے میں کیسے سوچیں. سامعین، عام طور پر ہم سونے سے پہلے یہ یقینی بناتے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز فرش یا میز پر باقی نہ رہ جائے تاکہ چوہوں جیسے ناپسندیدہ مہمان گھر میں داخل نہ ہوں. لیکن دنیا میں کچھ ایسے عجیب و دلچسپ ممالک بھی موجود ہیں جہاں چوہے ناپسندیدہ نہیں بلکہ پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں تو انہیں دلہن کے جہیز میں بھی شامل کیا جاتا ہے. یہ روایت جنوبی ایشیا اور افریقہ کے چند علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں چوہوں کا گوشت ایک لذیذ ڈش سمجھا جاتا ہے. تفصیل رباب بطول سے. سوچیے اگر آپ کو شادی کے موقع پر تحفے میں چوہے ملیں. جی ہاں، چوہے، وہی جنہیں بہت سے لوگ عام طور پر بیماری یا گندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن شمال مغربی انڈیا کے ایک گاؤں میں ایک ایسا قبیلہ ہے جہاں چوہوں کی بہت ویلیو ہے. ہر سال 7 مارچ کو آدی قبیلہ اوننگ آران تہوار مناتا ہے، جہاں چوہے کے گوشت سے پکے خاص پکوان فیسٹیوٹی کا مسٹ پارٹ ہوتے ہیں. یہاں کا ایک پاپولر اسٹو چوہے کی انٹسٹائنز، لیور اور ٹیل کو ادرک، نمک اور مرچ کے ساتھ ابال کر بنایا جاتا ہے. یہ صدیوں پرانی رسمیں ہیں، یہاں تک کہ دلہن کو جہیز میں بھی مردہ چوہے دیے جاتے ہیں. اور ایک اور تہوار میں صبح بچوں کو تحفے کے طور پر مردہ چوہے ملتے ہیں، بالکل عیدی یا کرسمس گفٹس کی طرح. جب چوہوں کے شوقین ان لوگوں پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ چوہے کھانے کی دوسری آپشنز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ انہیں چوہے کھانا پسند ہیں. ان لوگوں میں سے ایک کا کہنا تھا کہ اگر چوہے نہیں تو کوئی پارٹی نہیں. چوہوں کا گوشت ٹرائی کرنے والے ایک شخص کا کہنا تھا کہ یہ بٹیر یا خرگوشت کے گوشت جیسا ٹیسٹ کرتا ہے. مگر چوہوں کو کھانے کی روایت صرف انڈیا تک محدود نہیں. نائجیریا، لاؤس، میانمار، فلپینز، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، گانا، چائنا اور ویتنام میں بھی چوہوں کو کھایا جاتا ہے. خیر کیا پتا، شاید کبھی دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی چوہے مینیو میں شامل ہو جائیں. اور اگلی بار جب آپ کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں جائیں تو مینیو میں چوہے کا سوپ یا چوہے کے تکے دے کر آپ بالکل سرپرائز نہ ہوں. انڈین پنجاب کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے من موہن سنگھ نے حال ہی میں 1.5 کروڑ روپے کی لاٹری جیت لی ہے. من موہن سنگھ پیشے کے اعتبار سے ایک ورک شاپ چلاتے ہیں جہاں وہ ٹرکوں کی مرمت کا کام کرتے ہیں. من موہن سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ اس رقم سے کچھ ضرورت مند خاندانوں کی مدد کریں گے جبکہ باقی رقم اپنی بیٹیوں کی ضروریات اور مستقبل کے لیے سنبھال کر رکھیں گے. سنیے کلدیپ برار کی رپورٹ جسے پیش کر رہی ہیں عالیہ نازکی. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا، یہ من موہن سنگھ کا خاندان ہے جو جشن منا رہا ہے. انہوں نے 1.5 کروڑ روپے کی لاٹری جیتی ہے. مانسا کے رہائشی من موہن سنگھ ایک ٹرک مرمت کرنے کی ورک شاپ چلاتے ہیں اور گزشتہ 17 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. من موہن سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی کئی بار قسمت آزما چکے تھے. اس بار انہوں نے پنجاب اسٹیٹ ڈیئر منتھلی لاٹری کا 200 روپے والا ٹکٹ خریدا. اسی لاٹری نے ان کی قسمت چمکا دی. 200 روپے والی ٹکٹ پائی سی جی, 1.5 کروڑ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਜੀ.
میں نے 200 روپے کا ٹکٹ خریدا اور اس میں سے 1.5 کروڑ کا انعام نکلا ہے۔ میں 4-5 سالوں سے ٹکٹ خرید رہا تھا، پہلے بھی کئی بار ٹکٹ خریدے ہیں۔ اس بار اچانک ٹکٹ خریدنے کا خیال آیا۔ یہ ٹکٹ جلال آباد سے خریدا۔ نتیجہ آنے کے بعد لاٹری ڈیلر مکیش بھائی نے فون کر کے مجھے اطلاع دی۔ نام پرائی لگ گیا جی، فون کر کے بھائی مکیش کمار جی نے دسیا جی ہمیں۔ منموہن سنگھ کا خاندان لاٹری جیتنے پر بے حد خوش ہے اور وہ اس انعامی رقم سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ من دے وچ تے پہلے یہی ہے جی بھی لوڑ بند پریواراں دی جی مدد کریں۔ میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ ضرورت مند خاندانوں کی مدد کریں گے۔ کچھ خاندان ہیں ہماری نظر میں اور میری بیٹیاں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت ساتھ لاتی ہیں۔ کچھ رقم ان کی ضرورتوں کے لیے بھی رکھوں گا۔ دے حساب نال انہاں دی جو بھی لوڑ ہوگی وہ پوری کریں گے۔ خوشی تو اسی دس ہی نہیں سکتے اس ٹائم سانوں کتنی زیادہ ہوئی۔ خوشی کتنی ہوئی ہے یہ تو ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے لاٹری جیت لی ہے۔ واحد گرو نے ہماری سن لی۔ آہستہ آہستہ یقین آیا کہ ہم نے واقعی لاٹری جیت لی ہے۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر کا غریب خاندانوں کی مدد کا ایک خواب ہے جو اب پورا ہو سکے گا۔ کچھ قرضے ہیں وہ ادا کریں گے اور کچھ گھر کی ضرورتیں، باقی رقم کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ پوریاں کرتے سیگے او تو فری ہو کے چلو جڑا کوئی بچدا تا کوئی۔ لاٹری سیلر مکیش کمار کا کہنا ہے کہ ان کی دکان سے پہلے بھی انعام جیتنے والے ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ 1.5 کروڑ روپے کا انعام جیتا گیا ہے۔ ٹکٹ 200 روپے دی سی، انعام 1.5 کروڑ دا سیگا۔ مانسا دا رہن والا بندہ منموہن سنگھ۔ ٹکٹ 200 روپے کا تھا۔ خریدنے والا منموہن سنگھ مانسا کا رہنے والا ہے۔ ہم پہلے ہی بہت انعام نکال چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے، لیکن پہلی بار 1.5 کروڑ کا فرسٹ پرائز نکلا ہے۔ سامعین، ستمبر میں خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں واقع فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے حملے کی کچھ فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ان ویڈیوز میں ایک فوجی افسر کو دیکھا جا سکتا ہے جو اپنے زخمی ساتھی کی جان بچانے کے لیے گولیوں کی بوچھاڑ میں خود کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس افسر کی بہادری اور جان نثاری کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ افسر کون تھے، ان کا پس منظر کیا ہے اور اس حملے کے دوران کیا ہوا تھا، سنیے آج کے BBC ریڈز میں، جہاں صحافی محمد زبیر خان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں قائم ایک فوجی مرکز پر 2 ستمبر 2025 کی صبح شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ کچھ دن بعد اس کی ایک فوٹیج وائرل ہوئی جس میں ایک فوجی حملہ آوروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایک زخمی ساتھی کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جان نثاری کے اس جذبے کو بہت سراہا گیا۔ واقعے کی تفصیل BBC ریڈز میں، جو صحافی محمد زبیر خان کی تحریر پر مبنی ہے۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ یہ فوجی تھے میجر عدنان اسلم۔ اس صبح جب وہاں حملہ ہوا اور آپریشن کے لیے SSG کے کمانڈوز کی ضرورت پڑی تو میجر عدنان اور ان کے ساتھیوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ بنوں میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ڈسٹرکٹ آفیسر ذوالفقار علی کے مطابق حملے کے دوران گارڈز کوارٹرز میں موجود 5 اہلکار مارے جا چکے تھے۔ ایک حملہ آور مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے FC کے ایک اہلکار نے نشانہ بنایا۔ اس کے گرتے ہی دوسرے حملہ آور واپس دفتر کی جانب چل پڑے جہاں انہیں گھیرے میں لے لیا گیا۔ میجر عدنان کے قریبی رشتہ دار یوسف خان ایڈوکیٹ نے BBC اردو کو بتایا کہ وائرل ہونے والی ویڈیو سے متعلق مصدقہ ذرائع سے جو معلومات ان تک پہنچی ہیں، ان کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے واقعے سے پہلے میجر عدنان 2 حملہ آوروں کو ہلاک کر چکے تھے، جس کے بعد ایک دوسرے حملہ آور کی گولی ان کی ٹانگ میں لگی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی خطرے میں ہیں تو انہوں نے اس ساتھی کی ڈھال بننے کی کوشش کی۔ میجر عدنان کے یہ ساتھی بھی انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران کبھی میجر عدنان اوپر ہو کر ڈھال بنتے اور کبھی ان کے ساتھی ان کی ڈھال بن جاتے۔ دونوں کی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں میجر عدنان حاوی رہے کیونکہ وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھے اور لمبے قد کے مالک تھے۔ ایڈوکیٹ یوسف کے مطابق اس وقت اسی دہشت گرد کی فائرنگ سے انہیں ایک اور گولی لگی۔ اس دوران وہ فائرنگ بھی کرتے رہے جس کی وجہ سے حملہ آور کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ دوسرے سیکیورٹی اہلکاروں کی زد میں آ گیا۔
मेजर अदनान शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। इलाज के लिए पहले उन्हें पेशावर ले जाया गया, जहां से उन्हें रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। वो 7 रोज़ तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहे। एक मरहले पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके जिस्म में इन्फेक्शन फैल गया है और उनकी जान बचाने के लिए उनकी टांग काटना पड़ेगी। ज़िंदगी से भरपूर जवान की टांग काटने की इजाज़त के मामले पर सब चुप थे, मगर इस मौके पर उनके एक बरादर निस्बती ने हिम्मत की और कहा कि वो लिख कर दे देंगे कि टांग काट दें और मेजर अदनान की जान बचा लें। वो बाद में उन्हें समझा लेंगे। इस कशमकश में मेजर अदनान ज़िंदगी की बाजी हार गए। अस्करी ज़राए के मुताबिक 31 साला मेजर अदनान का ताल्लुक़ 135 लॉन्ग मार्च कोर्स से था। इसके अलावा दुनिया भर में फ़ौजी तरबियत के लिए मारूफ बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्ट से भी तरबियत हासिल की थी। उनके एक मामू इमरान अहमद के मुताबिक उनमें और मेजर अदनान में बहुत दोस्ती थी और वो उनके उस्ताद भी थे। उनका कहना था कि अदनान बचपन से ही एडवेंचर के शौकीन थे और कम उम्री ही में तैराकी, पैराग्लाइडिंग, कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग वगैरह के माहिर बन चुके थे। फ़ौज ज्वाइन करने से पहले वो अपने मामू की एकेडमी में ज़ेर तरबियत रहे थे। यूसुफ खान का कहना था कि मेजर अदनान छुट्टियां लेकर रावलपिंडी में अपने घर जाते हुए बन्नू में रुके थे। उन्होंने बताया कि जब मेजर अदनान को छुट्टी मिल गई तो उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों के साथ तफरी पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। यूसुफ खान का कहना था कि मेजर अदनान ने सोगवारों में 2 बच्चे और बेवा छोड़ी है। बड़ा बेटा 2.5 साल का है जबकि बेटी सिर्फ 6 माह की है। वो अपनी बेटी को पहली मर्तबा गोद में लेने के लिए बेताब थे। बेटी की पैदाइश के वक्त वो घर से दूर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। यूसुफ खान के मुताबिक मेजर अदनान असलम का ख़ानदान दहाइयों पहले सवात से रावलपिंडी जाकर आबाद हुआ था। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।